नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात होगी उपचुनाव की। जी हां, बड़ौदा उपचुनाव की। 3 नवंबर को यहां आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव होगा। 10 नवंबर को नतीजे तय होंगे। लेकिन यह उपचुनाव वाकई में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि चुनावी मुद्दा जो रहेगा वो है किसान और कृषि कानून। साथ ही ये उपचुनाव तय करेगा कि क्या वाकई में किसान कृषि कानून से नाराज हैं और क्या किसान वोटर बीजेपी के साथ खड़ा है। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में पूरी ताकत तो झोंक दी है। मंत्रियों समेत बीजेपी के करीब 30 बड़े नेता किसानों को समझाने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या इस चुनाव में किसान बीजेपी के साथ जाएगा? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन रणभूमि में पहले देखिए ये रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव बना नाक का सवाल। किसान वोट बैंक के लिए मचा घमासान। बीजेपी ने बड़ौदा में उतारी नेताओं की फौज। मंत्री और बड़े नेता करेंगे बीजेपी की राह आसान। बड़ौदा उपचुनाव मनोहर सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। नाक का सवाल है, सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन कृषि कानून के विरोध के बीच बड़ौदा में बीजेपी की राह आसान नहीं है। हालांकि इस चुनावी रण को जीतने के लिए बीजेपी ने नेताओं की पूरी फौज मैदान में उतार दी है, जो किसान वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। बीजेपी के मंत्रियों समेत 27 बड़े नेता गांव-गांव जाकर किसानों को अपने पाले में लाने की जुगत में हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल बीजेपी को किसान विरोधी बताकर अपनी जीत का दम भर रहे हैं। ये किसानों को फंसाने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई मंशा पूरी नहीं होगी। जनता के मन से बीजेपी उतर चुकी है। हालात ये हैं कि किसानों की मौत पर अब हरियाणा में सियासत भी हो रही है। नारायणगढ़ में बीजेपी की ट्रैक्टर यात्रा में हुई किसान की मौत के लिए बीजेपी सांसद नायब सैनी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। चुड़ुन्नी ग्रुप के गुंडों ने, कांग्रेस के गुंडों ने और निर्मल सिंह के गुंडों ने ट्रैक्टरों के ऊपर डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए और किसानों को धक्के देकर के नीचे गिरने का काम किया। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बड़ौदा किसान बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में सभी दलों की नजर इसी वोट बैंक पर है। लेकिन क्या किसान बीजेपी के साथ जाएगा या फिर किसानों का हाथ कांग्रेस के साथ होगा, या बड़ौदा की जनता चश्मा पहनना पसंद करेगी? ये 10 नवंबर को तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसान मुद्दा बना हुआ है और वजह है चुनाव। क्योंकि पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2022 में चुनाव होना है और हरियाणा में उपचुनाव हो रहा है। यानी जब 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तब पता चल जाएगा कि वाकई में कृषि कानून को लेकर किसान सोचता क्या है और क्या बीजेपी के साथ किसान है या नहीं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं और 3 खास मेहमानों का रुख करेंगे और अपने मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। पहले आपको इतिहास बता दें, बड़ौदा सीट का इतिहास जान लीजिए। 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। आपको बता दें, ये थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए इस सीट के बारे में। और श्री कृष्ण हुड्डा ये चुनाव जीते थे, लेकिन उनका निधन हो गया। उसके बाद ये सीट खाली हो गई। कृष्ण हुड्डा ने, आपको बता दें कि पहलवान योगेश्वर दत्त को हराया था। योगेश्वर दत्त जो पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान है, वो बीजेपी के टिकट पर अब चुनाव लड़े थे। 2014 में भी आपको बता दें कृष्ण हुड्डा 2014 में भी चुनाव जीते थे। पहले ये जो गढ़ था इनेलो का रहा, उसके बाद कांग्रेस का। बीजेपी का कमल यहां कभी खिला नहीं। ये जानना बेहद जरूरी है इतिहास क्या रहा है। इनेलो 1977 से लेकर 2005 तक यहां चुनाव नहीं आ रही, लेकिन 2005 के बाद फिर इनेलो कभी नहीं लौटी। तो बड़ौदा विधानसभा कांग्रेस का गढ़ मानी जा रही है पिछले 3 बार से, क्योंकि लगातार 3 जीत यहां कांग्रेस को मिली है।
चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। रमनीक मान रहेंगे बीजेपी की तरफ से। रमनीक जी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र चंदेलिया जुड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से, जैसे ही जुड़ेंगे उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। धर्मवीर सिंह भी जुड़ेंगे, किसान लीडर हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल रमनीक मान जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमनीक मान जी, पूरी ताकत झोंक दी है, नेताओं की फौज लगा दिया आपने बड़ौदा के अंदर। सर किसान साथ हैं? देखिए, जहां तक किसान भाइयों का संदर्भ है, ये जैसा कि आपने खुद बताया कि बड़ौदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो बड़ौदा विधानसभा से हैं और हमारे आला नेता भी वहां पे किसानों के समक्ष जो इन 3 बिलों के विषय में भ्रांति फैलाई जा रही है, जो भ्रांतिकारी पार्टियां भ्रांति फैला रही हैं, उसके ऊपर उनको विस्तार में चर्चा करके बता रहे हैं। और मैं समझता हूं कि किसान समझ रहे हैं इस बात को, और धरा की स्थिति जो पहले थी उससे बहुत तेजी से, तीव्रता से बदलती चली जा रही है। और इसके पीछे की राजनीति को और विपक्षी पार्टियों की रणनीति को किसान भली भांति समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। और जैसे जैसे ये समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे को समर्थन, सहयोग और साथ मिलता जा रहा है बड़ौदा की जनता का। और मैं समझता हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये इतनी बौखलाहट में आ चुकी है कि हर जगह इन्होंने इसकी भ्रांति फैलाने का प्रयास किया। कांग्रेस की सरकार पंजाब प्रदेश के लेकिन रमनीक जी आप मानते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं वो सरकार का बीजेपी के पक्ष में नहीं है? रमनीक जी आप मानते हैं कि अभी जो मौजूदा हालात है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, इसलिए मंत्रियों को, बड़े नेताओं को मैदान में उतरना पड़ रहा है, किसानों को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने किसानों के लिए किया ही नहीं कुछ। कृषि कानून पर पहले से ही विपक्ष आपसे लीड लिए बैठी हुई है। मेरा एक जी नहीं, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के पास यदि हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कोई चेहरा हो तो बता दीजिए। यदि वो अपने नेताओं को बड़ौदा उपचुनाव के अंदर भेजते हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अथवा मंत्री या और हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, वो अगर बड़ौदा चुनाव में जाके अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, जैसा कि जेपी दलाल जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनको चुनाव क्षेत्र का प्रभारी लगाया गया है, और वहां पे अगर उनकी मौजूदगी को आप ये माने कि सारे के सारा मंत्रिमंडल वहां बैठा है, तो वो मेरे ख्याल उचित नहीं है। अपना अपना काम सभी लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के हमारा काम करने का तरीका है, हम अपने काम करने के तरीके को बढ़िया और बहुत अच्छी तरीके से जमीन पे उतार रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में बड़ौदा की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बहुमत से जिता के भेजेगी। आपको इस बात का भी ज्ञात होगा, जैसे आपने खुद बताया कि 1977 से लेकर 2005 तक वहां पे किसी एक पार्टी का वहां पे वर्चस्व रहा, उसके बाद उनका वर्चस्व टूटा, और पिछले 2 चुनाव से वहां पे 2009, 2014, 2019 के चुनाव में वहां पे कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। इस वक्त हमारे लिए एक अवसर है, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है अपने गढ़ को संभालना, हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। और मैं समझता हूं कि बड़ौदा की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देके और हमारा वहां से नुमाइंदा चुन के भेजेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ चर्चा में जितेंद्र चंदेलिया जी भी जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस से हैं, और धर्मवीर सिंह भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि किसान हमारे साथ है बड़ौदा में, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, इनको हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि बिना जन आवाम के, बिना जन समर्थन के ये लोग उल जुलूल बातें कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण। इनको हरियाणा का इतिहास नहीं भूलना चाहिए, हरियाणा की राजनीति का। और आज जिस तरीके से, जिस ढर्रे पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, आज हर वर्ग इनसे परेशान है। तो बड़ौदा का उपचुनाव आपने देखा कि अभी 54-55 गांवों की पंचायत भी वहां पर हुई है, किसानों ने की है। किसानों के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया है, किसानों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के मुकदमे दर्ज किए हैं। तो कैसे इनको स्वीकार करेगा किसान और मजदूर? और आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र और हर वर्ग पर जिस तरीके से जुल्म और ज्यादती है, चाहे वो बेटियों की बातें हैं, चाहे वो हाथरस का मामला है, चाहे वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र का मामला है। और हरियाणा की, बड़ौदा की हम बात करेंगे तो बड़ौदा का जो किसान है, मजदूर है, वो इनको जान चुका है। हरियाणा का किसान मजदूर इनको जान चुका है। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और कांग्रेस के साथ आज जन समर्थन है, जन भावना है। जितेंद्र, सिर्फ जन भावना से जीत पाएंगे क्या? देखिए, आज जब देश को और प्रदेश को विपक्ष की जरूरत होती है, और ये बात इनको समझनी चाहिए कि ये ईडी और सीबीआई से सबको डरा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इनसे डरने वाला नहीं है। और राहुल जी ने इनको भी किया है कि आ रहा हूं रमनीक जी, आ रहा हूं जी, कहिए जितेंद्र। मैं आपसे नहीं डरता और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इन लोगों से नहीं डरता। और मैं आज आपको बता दूं कि कहा कि आवाज आवाम नक्कारे खुदा, जनता जनार्दन की आवाज उस ऊपर वाले की आवाज होती है। इनका घमंड टूटेगा बड़ौदा के उपचुनाव में। चलिए धर्मवीर जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर रमनीक जी आपसे जवाब लूंगा। धर्मवीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, किसान किसके साथ बड़ौदा में, या बूथ पर ही बोलेगा किसान? देखिए जयप्रकाश जी, किसान की हालत आज ऐसी है, वो न तो इधर जाने की पोजीशन में, न इधर। क्यों? जो भी पार्टी, चाहे कांग्रेस से बीजेपी, जो कुर्सी से दूर हो जाती है ना, वही किसान की बहुत बड़ी हितैषी बन जाती है। और जब कुर्सी पर रहती है तो अपना जो किसान हितैषी फैसले लिए होते उनको पलटने में एक सेकंड नहीं लगाती। अभी कल ही मैंने माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्टेटमेंट पढ़ी है कि बाजार किसी के कंट्रोल में नहीं, बाजार की शक्तियां बहुत मजबूत होती हैं। तो उन्होंने क्या पहले पढ़ा नहीं कि बाजार की शक्तियां कंट्रोल में नहीं रहती है? जब वो 7 साल पहले नंगा शरीर होके एमएसपी के रेट के लिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए सब रेल के इंजन के ऊपर चढ़ के अब कर रहे थे, और आज वो वही बोलते हैं कि एमएसपी हमने वायदा नहीं कर सकते, लिख के नहीं दे सकते। बोला ये तो हमेशा से चलता है। जब हमेशा से चलता आया है तो बोलते किसान अब क्यों इसको लिखवा के मांग रहे? किसान इसलिए लिखवा के मांग रहे कि हमेशा से 3 काले कानून नहीं थे। अब जब 3 काले कानून आ गए, किसान एक शांत झील है, उसमें पत्थर किसने मारा? मोदी ने मारा, बीजेपी ने मारा। तो तब उसमें लहर पैदा होगी। 3 कानून, काले कानूनों की लहर पैदा की बीजेपी ने। उनको विश्वास नहीं है। धर्मवीर जी, आप मानते हैं ना, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनको तो सत्ता मिल गई, इसलिए तो प्रदर्शन किया था ना उन लोगों ने। तो वो तो मंत्री भी बन लिए। तो फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब वो अध्यक्ष बन गए। जो कुर्सी से दूर होता है उसी के पेट में मरोड़ लगती है। कुर्सी से दूर होने से, चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसे ही कुर्सी से दूर होगा उसकी पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है। और फिर वो किसान का ना सहारा लेके ना अपना उल्लू सीधा करता। किसान ठीक है रमनीक मान जी, पार्टी दिखाई किसान होशियार हो चुका है। अब ये चालबाजी नहीं चलने वाली सर। जो नेता आपके अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, बहुत बढ़िया, अब वो कुछ अलग बात कहते हैं सर। जयप्रकाश, हाँ जयप्रकाश देखिए, मैं कितनी, देखिए आपने कितनी दिलचस्प बात करी। आपने कहा किसान होशियार हो गया है, समझदार हो गया है। इस बात के लिए मुबारकबाद, किसानों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जो 3 कानून जिनको काले कानून तथाकथित रूप से कहा जा रहा है, ये वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ये किसानों की भलाई के कानून है। एक स्वतंत्रता दी जाती है अपनी फसल का दाम खुद निर्धारित करने की, अपनी फसल को अपनी जगह बेचने की, एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इसका कतई इसका अर्थ ये ना लगाया जाए या निकाला जाए कि एपीएमसी की प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज कह रहे हैं, इनसे ये पूछा जाए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो इनका मैनिफेस्टो था, इनके घोषणा पत्र के अंदर 7 नंबर जो चैप्टर था वो कृषि से रिलेटेड था, कृषि से संबंधित था, कृषि, किसान और खेत मजदूर। उसके अंदर 11 नंबर बिंदु में इन्होंने एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात करी। इन्होंने जो बातें, जो ये एक रेवोल्यूशनरी यानी कि जो क्रांतिकारी कानून हम लेके आए हैं, उसके अंदर इन्होंने ये व्यवस्थाओं को खत्म करने की बात करी, सीएसपी को खत्म करने की बात करी। आप हमेशा उस बिंदु को लेकर बैठ जाते हैं कि आप उस चैप्टर पर चले जाइए। सर आप आईना दिखा रहे, अब क्या कर रहे हैं आप पर क्या विजन है ये बताइए ना सर। उनको तो बिठा रखा बाहर, उन्होंने जो गड्ढे खोदे तो बाहर बैठा दिया। जयप्रकाश देखिए, नहीं मैं आपको बता रहा हूं और मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपको बता रहा हूं जयप्रकाश, क्या है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के अभी 4 साल बाकी हैं। हमने इन 4 सालों में 8 फसलों का उठान करना है। 8 फसलों का जब एमएसपी के ऊपर और हर बार बढ़ी हुई एमएसपी के ऊपर उठान होगा तो ये जो भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, इनके ढोल की पोल खुल जाएगी। किसी प्रकार की इनकी मंशा जो है वो एक शॉर्ट साइटेड पॉलिटिकल अचीवमेंट की इनकी एक मंशा है और वो शॉर्ट साइटेड अचीवमेंट ये नहीं कर पाएंगे। ये बात वाजे तौर पे समझिए कि किसान, जैसा कि आपने खुद कहा कि अब समझदार हो गया है, और बड़ौदा का जहां तक रमनीक मान जी, किसान आपकी पार्टी को वोट क्यों दे?
पहले तो कृषि कानून पर कंफ्यूजन, फिर उसके बाद एमएसपी बिल्कुल। पर कंफ्यूजन जो आप दूर नहीं कर पा रहे नहीं, नहीं, हैं, नहीं। फिर उसके बाद धान खरीद की व्यवस्था। सर इतनी बदहाल हालत है ना हरियाणा में, सड़कों पर धान पड़ा हुआ है, खरीद नहीं हो रही है। एक डिजिटल पेमेंट ले आए सर, डिजिटल पेमेंट दी, उसका फॉर्मेट लाया सर, 10-10 दिनों से किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। आपको क्यों दे किसान, क्यों दे वोट? जयप्रकाश 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 देखिए, मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा का और देश का किसान इसलिए वोट दे कि ये जो क्रांतिकारी कानून आए हैं, इनका हो सकता है कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर भ्रांति फैलाई जा रही है, पर लंबे समय में, जिस तरह कहते हैं ना, औड़े का खाए और सियाणे का कहा, बाद में पता लगता है। ये हमने बताया, 4 साल है, 8 अरे सर आप छोड़िए ना, अरे कृषि कानून छोड़ दीजिए, अभी आप धान खरीद रहे हैं, धान की हालत देखिए ना, धान खरीदने में। बोलने दीजिए, आपने प्रश्न पूछा, अरे आप धान खरीद पर जवाब दे दीजिए ना सर, उत्तर देने का तो अवसर दीजिए। नहीं रमनीक मान जी, धान खरीद पर दे दीजिए। आप दे रहा हूं ना, आपने एक सवाल पूछा क्या मेरे से? अरे आपने मेरे से एक सवाल पूछा क्या? आपने 4 सवाल पूछे, चारों का उत्तर दे रहा हूं। हाँ। आपके अंदर संयम नहीं है, मैं क्या करूं? देखिए आपने कहा कि क्यों किसान वोट दे, तो ये देखिए, जो आज से पहले सदा से ही किसान ये मांगता रहा कि मेरे को अपनी फसल बेचने के लिए अपनी कीमत निर्धारित करने का अवसर दिया जाए, मुझे वो स्वतंत्रता दी जाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आप ये मान के चलिए कि आज से पहले किसानों के लिए कृषि क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की कोई नहीं, रमनीक मान जी, मैं ये तारीफ नहीं सुनने के लिए बैठा ना बीजेपी की। आप तारीफ पर तारीफ करे जा रहे हैं। अरे किसान का धान सड़कों पर पड़ा है, किसान को 10 दिन से पेमेंट नहीं मिल रही है। अरे भाई, उठान हो रहा है, निरंतर उठान हो रहा है। अरे आवत हो रही है तो उठान भी हो रहा है, पेंडेंसी है, मानता हूं पेंडेंसी है, धर्मवीर जी एक रिएक्शन दीजिए, फिर जीतन जी से मैं रिएक्शन लूंगा। और ये सीजन कंप्लीट होने से पहले पूरा उठान हो जाएगा। रिएक्शन लूंगा। धर्मवीर जी, क्या ये जो दावा ठोक रहे, क्योंकि कल रमनीक मान जी इसी पर हमने डिबेट की थी, किसानों की हालत दिखाई थी, 10-10 दिन से चक्कर काट रहे हैं। आपने एक ऑनलाइन सिस्टम दिया कि पेमेंट 72 घंटे में हो जाएगी, आपका सर्वर डाउन है, आपका जो नया सॉफ्टवेयर है वो फेल हो गया, इसी पर डिबेट कीजिए। धर्मवीर जी जो दावा कह रहे हैं किसानों को बढ़िया व्यवस्था हो रही है, ये हो रहा है, क्या दिखता है? क्या मंडियों में दिख रहा है सर? छोड़ दीजिए कृषि कानून, कहीं ग्लिच हो सकता है जयप्रकाश, पर आप डिक्लेयर कर रहे हो फेल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाहते हैं कि ना तो उठान हुआ ना पेमेंट हुई। धर्मवीर जी कहिए आप। जो हाँ जयप्रकाश जी, ये जो हमारे बीजेपी के साहब जो बोल रहे हैं कि 4 साल हमारा राज बाकी है, 8 बार हम लेके दिखाते हैं एमएसपी पर। अरे 2006 में ये एमएसपी खत्म हो गया, मंडियां खत्म होगी। एपीएमसी जो एक्ट था 1955 का, बिहार में 2006 में खत्म कर दिया। जो भी गवर्नमेंट सरकार में थी उस समय, राज्य सरकार में खत्म कर दिया। आज बिहार की ये हालत है कि वहां 800 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है, हमारे यहाँ 1500, 1300, 1400 तक बिक जाता है, वहां 800 रुपये बिक रहा है। वहां का 5 एकड़ का, 4 एकड़ का किसान या मजदूरी करने धान लगाने आता है। तो अगर इनकी बड़े से और आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, एमएसपी की प्रथा हरियाणा में ना खत्म हुई ना कभी होगी, और सरकारी खरीद जो है, पीडीएस के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सरकारी खरीद है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। धर्मवीर जी, कभी खत्म नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। आप भ्रम में मत पड़िएगा। आप हरियाणा की बात कीजिए, आप बिहार में लालू प्रसाद से पूछिए जाके। ठीक है धर्मवीर जी मैं लौटूंगा। जीतन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिएगा। धर्मवीर जी लौटूंगा। हाँ धर्मवीर जी लौट रहे हैं आपके पास, जीतन जी कुछ कह रहे हैं। हाँ प्रकाश जी, जहां हमें किसान और मजदूर की बात रखनी चाहिए, न्याय की बात रखनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, वहां हम सियासत करने लगते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एक फैज साहब का मुझे शेर याद आता है कि गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। यही जो किसान के हित की बातें कर रहे हैं, जो आपके टीवी चैनल के माध्यम से, इनके जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी और प्रधानमंत्री जी ने जहां भी किसान के हित में रैलियां की हैं, बड़े किसान नेताओं का नाम लेके कस्में खाई हैं, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, महेंद्र सिंह टिकैत जी, इन्होंने एक भी वादे अपने पूरे नहीं किए। अब मैं काले अध्यादेशों पर आता हूं। जो तीनों काले अध्यादेश है, 900 पेजों के जो अध्यादेश है, ये किसान के साथ क्यों छलावा है? क्यों आज तक ये किसान को समझाने में कामयाब नहीं रही प्रदेश की और केंद्र की सरकार? क्योंकि आप गुमराह कर रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं। क्यों आप कांग्रेस वाले गुमराह कर रहे हैं? किसान देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है, किसान वो किसान नहीं है जिसको पहले कोई भी मेरे भाई, अरे मेरे बंधु, अरे मैंने आप एक वो बिंदु बता दो, एक बिंदु बता दो, अरे एक बिंदु बता दो, किसानों के विरुद्ध है, एक बिंदु बताओ।
किस बात की आपत्ति है? बताओ ना, क्या क्या बताइए। आपके पार्टी के नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर कौन सा ऐसा बिंदु उठाया? आप बता दीजिए। आपने तीनों बिल पढ़े हैं, अब बताइए किस बिंदु में आपत्ति है आपको? एक बिंदु बताओ जो किसानों के विरुद्ध हो। क्यों झूठ बोलते हो? अरे कत्ल करते हो किसानों का, काले झंडे दिखाते हो, कत्ल करते हो किसानों का। आप किसानों का खून, आपके हाथों पे किसानों का खून है। कांग्रेस पार्टी का हाथ जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी का हाथ किसानों के खून में सना है। क्या बात करते हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? आप नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप टीवी पे? एक बिंदु बताइए आप तीनों बिलों में जो किसान के विरुद्ध हो। एक बिंदु। ठीक है रमनीक जी, वो बता रहे हैं। रमनीक जी सुन लेते हैं। जितेंद्र जी कहिए, बात को घुमाते हो। जितेंद्र जी कहिए, मुद्दे पर आइए। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी मुद्दे पर आइए। ठीक है रमनीक जी सुन लीजिए। आपकी अपनी, अरे आपकी, अरे इनसे पूछिए ना इनके मैनिफेस्टो में क्या था। ठीक है बता रहे हैं जितेंद्र जी। अरे क्या चुप करो, धमकाते हो आप। 900 पेजों के इस अध्याय में जहां पर किसान चिंतित है उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। जहां किसान को लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ छलावा हो रहा है, जहां लग रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं संवैधानिक तौर पे बताऊंगा जो अध्याय झूठ बोलोगे आप। मेरे को इन्होंने चोरी बिंदु वो बता दो जो बिंदु किसानों के विरुद्ध हो। एक बिंदु बताओ, चैलेंज आपको बताओ। और अपना मैनिफेस्टो पढ़ के दिखाओ, अपना घोषणा पत्र पढ़ के दिखाओ। ठीक है ठीक है रमनीक जी सुन ले। रमनीक जी फिर आप जवाब दे लीजिए। जितेंद्र जी की बात पूरी हो जाए फिर आप जवाब दे लीजिएगा। अरे झूठे आदमी आप, ठीक, राजनीतिक गुंडे हैं। शर्म नहीं आती आपको? आप किसानों को शर्मांची लाठी आपने किया है, क्रिमिनल आप है, क्रिमिनल जैसे कैसे लोग आपकी पार्टी में को लगी। वो भाई सुनो, वो आपके सुरजेवाला का पिछलग्गू था, ट्रैक्टर चला रहा था पुलिस वालों के ऊपर। लाठीचार्ज कौन सा लाठीचार्ज हुआ? आप 2 आदमी को, एक एमएलआर दिखा दो मेरे को। झूठ बोलते हो टीवी पे, झूठ बोलते हो आप टीवी पे। 360 एमएलआर दिखाइए मेरे को आप। एक एमएलआर दिखाओ, एक एमएलआर दिखाओ मेरे को आप। झूठे का सोना सड़कों पर पड़ा हुआ है। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, गुरनाम सिंह चडोनी जी ने अभी जो बयान दिया अभिव्यक्ति की आजादी का कत्ल करके, उस बयान पर आपने मुकदमा दर्ज कर दिया किसान नेता पर। अभिव्यक्ति की आजादी आपने खत्म कर दी, दुर्भाग्यपूर्ण है। जयप्रकाश जी सुन लीजिए, एमएसपी पर किसान चिंतित है। इन्होंने अध्यादेश में जो चोरी की है, जो छलावा किया, रमनीक जी शांत हो जाइए। जितेंद्र जी रख रहे हैं अपनी बात। हाँ कहिए जितेंद्र। जैसे पूंजीपतियों को इन्होंने जो फायदा उठाने के लिए, फायदा दिलाने के लिए, ठीक है राजनीतिक दलों की बात हो गई। सर आपने अपनी बात कह दी। जितेंद्र जी मैं आपको भी रोकूंगा। मैं आखिरी कमेंट धर्मवीर जी आपसे, किसान हाथ के साथ या इस बार बीजेपी का कमल खिलाएगा या बूथ पे ही बोलेगा अपनी बात? जितेंद्र जी रुकिए। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कहीं भी इनके अध्यादेश में नहीं है और किसान जुडिशरी का सहारा नहीं सकता। चलिए सर यही है, सियासत होती रहेगी, लड़ाइयां होती रहेंगी, किसानों की कोई सुनेगा नहीं क्योंकि धर्मवीर जी की आवाज सुनी नहीं पा रहे हैं कोई आम दर्शक कि वो किसके साथ जाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमनीक जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी और धर्मवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 को नतीजे आएंगे, किसान किसके साथ है। क्या वाकई में किसान कृषि कानून के खिलाफ है? ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी नतीजों के बाद। रणभूमि में आज के लिए बस इतना। एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।